हाँ जी क्लास 10th वाले बच्चों, तो अभी तक आपने जो 2 पार्ट देखे हैं मैं इसको कंबाइन कर दूंगा एक साथ। तो अभी तक आप लोगों ने एकदम अच्छे तरीके से इन सारे पार्ट्स को कवर कर लिया है। ठीक, चलिए आज हमें जो हमारा टॉपिक पढ़ना था वो टॉपिक है सॉल्ट। कि सॉल्ट क्या होता है, साल्ट्स क्या होते हैं, और जो कुछ कॉमन चीज़ें बची हुई हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात कि भाई आपने एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, आज आपको साल्ट के बारे में पढ़ना है। तो साल्ट क्या होता है, पहली चीज़ एकदम आराम से बात करेंगे जैसे और बात हम लोगों ने किया है परफेक्ट तरीके से, कि साल्ट आर द आयनिक कंपाउंड्स। तो एकदम आराम से बातों को सुनिएगा, समझिएगा। तो साल्ट आर द आयनिक कंपाउंड, तो ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। अब आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या है, जिनके अंदर आयन होते हैं, इनके अंदर विच कंटेन। अब ये आयनिक हैं तो जाहिर सी बात है इनके अंदर आयन होंगे, और आयन के अंदर प्लस होते हैं और आयन के अंदर माइनस होते हैं। तो हो गया विच कंटेन अ पॉजिटिव आयन। तो पहले आराम से लिखते हैं विच कंटेन अ पॉजिटिव आयन। अब एक बात बताइए, जो पॉजिटिव आयन होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आपको ध्यान हो, इन्हें बोला जाता है कैटायन। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। एंड निगेटिव, तो एक कैटायन होता है और जो निगेटिव पार्ट होता है उसे बोलते हैं आयन आयन। तो एक निगेटिव पार्ट होगा निगेटिव आयन, तो जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, आयन आयन। तो एक कैटायन और एक आयन आयन होगा, पहली चीज़। सेकेंड पार्ट हमें क्या पढ़ना है, ये क्वेश्चन आया हुआ था 2021 में, यहाँ पे साल्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। साल्ट आर फॉर्म कैसे बनता है, तो लिखते हैं साल्ट आर फॉर्म व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट। तो जब एसिड और बेस को रिएक्ट कर देते हैं तो आपने देखा होगा रिएक्शन के अंदर उसमें बनता है साल्ट। एसिड एंड बेस रिएक्ट, ये हो गई पूरी बातें। ओके, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या है, साल्ट इज कंपाउंड। चलिए अगला सारी तरीके से लिख देते हैं, साल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड। कब फॉर्म होता है, ध्यान से देखिएगा, फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड, वेट करते हैं, साल्ट कंपाउंड फॉर्म एन एसिड बाई एन एसिड, ठीक, बाई रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। लैंग्वेज लिखते हैं, फिर आपको पूरी बातें समझाता हूँ। बाई रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, तो एक और तरीके से आपने मेटल और एसिड को रिएक्ट करवाया होगा, वहाँ पे भी बना होगा इन द एसिड बाई मेटल। तो ये पूरी कहानी होती है साल्ट की। ठीक, तो साल्ट के बारे में इतनी चीज़ें। अब साल्ट कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पढ़ने को भी मिल जाएंगे। तो मैं हालांकि पहले एग्जाम्पल लिख देता हूँ कुछ, उसके बाद बात करता हूँ कि भाई साल्ट कैसे होगा। जैसे NaCl प्लस माइनस इसके अंदर भी है, Na प्लस होगा NO3 माइनस होगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। MgCl टू Mg+2 और Cl माइनस में 2 हो जाएगा ये, और NH4Cl। तो ये इतनी बातें साल्ट के बारे में, पहली बात। ऊपर से साल्ट के बारे में अब यहाँ पे बात करना है, साल्ट कितने टाइप का होता है। तो साल्ट है ना, ध्यान दीजिएगा। तो पहले मैं लिखता हूँ न्यूट्रल साल्ट। अभी आपको पूरी बात समझ में आएगी, हम कैसे पहचानेंगे कौन क्या है। तो मैं पहले लिखता हूँ न्यूट्रल साल्ट, उसके बाद मैं लिखता हूँ एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट, और इसके बाद मैं लिखता हूँ आपका बेसिक साल्ट। तो ये साल्ट इतने टाइप के हो जाएंगे, ठीक है ना, साल्ट इतने टाइप के हो जाएंगे, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक साल्ट हो जाएंगे। अब इनके पीछे क्या क्या कहानियां हैं, वन बाय वन इन बातों को भी आप सुनते जाइए। देखिए खुद बताओ, जो न्यूट्रल साल्ट है उसका pH कितना होना चाहिए, सब बताओ। pH 7 है तभी तो न्यूट्रल है। आपने कहा एसिडिक साल्ट है, यानी ये इसका नेचर एसिडिक है, साल्ट तो है लेकिन एसिडिक है, तो pH लेस दैन 7 होना चाहिए। हमने कहा ये बेसिक है, यानी pH ग्रेटर दैन 7 होना चाहिए। अब सबसे पहले मैं लिखता हूँ, देखिए जो भी साल्ट बनता है वो एसिड प्लस बेस से बनता है, इतनी बातें सभी को पता है, तो मैं हर जगह लिख देता हूँ एसिड प्लस बेस। यहाँ भी लिखता हूँ एसिड प्लस बेस। अब सबसे पहली चीज़ आप देखिएगा, पहली चीज़ कह रहा है वो न्यूट्रल है। अच्छा, न्यूट्रल कब बनेगा, जब एसिड भी स्ट्रांग हो, जैसे एसिड भी स्ट्रांग हो, इसको थोड़ा सा इसको भी करना पड़ेगा, ठीक। तो जब एसिड भी अपना कैसा है, स्ट्रांग है, बेस भी कैसा है, स्ट्रांग है, दोनों एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देंगे। पहला एग्जांपल बाद में भी लिखूंगा। चलिए जैसे मैं अगला देखता हूँ, अगर मुझे एसिडिक साल्ट चाहिए,
इसका मतलब एसिड का नेचर तगड़ा होना चाहिए, तो एसिड स्ट्रांग होना चाहिए, तो सामने वाला कैसा होना चाहिए, वीक। डब्लू का मतलब वीक। मुझे बेसिक चाहिए, इसका मतलब एसिड जो होना चाहिए मेरा वो होना चाहिए वीक, और बेस जो मेरा होना चाहिए वो होना चाहिए स्ट्रांग। तो पहली बात तो ये हो गई। अब एग्जाम्पल कैसे याद रखिएगा, अभी उसका भी जुगाड़ बताता हूँ। देखिए पहला NaCl, अभी एग्जाम्पल ऑटोमेटिक आपको मैं यहाँ कई सारे एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर तोड़ तोड़ के आपको दिखाऊंगा कैसे ये हो गया KCl। सारे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। KClO3, ओके। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एसिडिक में NH4Cl, हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल इसके नहीं हैं। NH4 ट्वाइस SO4, इसमें एग्जाम्पल, हाँ इसके बेसिक साल्ट के आपको बहुत सारे अब एग्जाम्पल देखो, जहाँ जहाँ बेसिक आपने लिया था देखो आ रहा है बेसिक साल्ट, तो ये हम बेसिक साल्ट हम लोगों ने यूज़ किया था। ये देखिए बेसिक साल्ट, अगर आपको ध्यान हो तो मैं एग्जाम्पल कुछ हट के भी NCERT से लिख देता हूँ ताकि पूरी बातें समझ में आ जाए। ये पूरा था। अब कैसे पता करें साल्ट में क्या है, चलिए एक स्टेटमेंट डालते हैं, कैसे पता करें इसका साल्ट में क्या है। एक बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा कैसे पता करें भाई साहब, कैसे पता करें साल्ट कैसा है, साल्ट कैसा है। अब ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये टॉपिक कैसे पता करें भाई साहब साल्ट कैसा है। तो कैसे, अब समझिएगा ध्यान से, किसी भी साल्ट को जब पानी में डालोगे देखो तो वही टूटता है, तो मैंने लिखा H2O। अब ये बात सभी को पता है, जो पानी होता है, देखो जो पानी होता है ना, पानी का नेचर कैसा होता है ये। अब देखो पानी के अंदर क्या है, एक तो H+ है और साथ में क्या है OH- है पानी के। अभी मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको, बट मैं तरीका सिखा रहा हूँ पहले। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, समझिएगा। भाई साल्ट को पानी में डालोगे तो साल्ट ब्रेक होगा, जैसे पहला एग्जांपल। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं NaCl, जो न्यूट्रल होता है। अब समझिए पहले ध्यान से, जैसे ही आपने NaCl को तोड़ा तो मैंने देखा कि भाई साहब अच्छा ये दोनों तरफ क्यों बता रहा हूँ, ताकि ये रिवर्सिबल है, मतलब इसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो NaCl को पहले तोड़ लो, तो मैंने कहा सर NaCl को तोड़ेंगे Na+ और साथ में क्या हो जाएगा Cl-। यस, Cl- हो गया। अब ये सब पानी के अंदर हो रहा है, देखो ये चर्चा जो हो रही है सब पानी के अंदर हो रही है। अच्छा, अब पानी के अंदर ये देखो प्लस है, तो इसका मतलब क्या है, इसके साथ आएगा OH-, इसके साथ माइनस आएगा। अब ये माइनस है तो इसके साथ क्या आएगा, H+ आएगा। अब भाई साहब खुद अंदाज़ा लगाओ ये क्या बन गया है, देख लो ये बन गया है NaOH, ठीक है सर, ये NaOH बन गया है, ये बन गया है HCl। अब खुद अंदाज़ा लगाओ यार, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बिल्कुल सर, और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देख लो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, देख लो NaCl का एग्जांपल न्यूट्रल सॉल्ट के अंदर है। अभी थोड़ी देर के बाद आप ऑटोमेटिक करना सीख जाओगे, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस पहले चाहिए। दूसरा एग्जांपल सर सिखा दीजिए। मैंने कहा देखो NaNO3, कुछ देर के बाद हम डायरेक्ट करना सीख जाएंगे, बट मैं अभी सिखा रहा हूँ आपको। NaNO3, चलो मैंने कहा कि सर NaNO3 का मतलब क्या है, Na+ में टूटेगा, तो जाहिर सी बात है सामने वाला NO3- में टूटेगा। अब जो प्लस के अंदर है हमने उसको रिएक्शन करवाया OH के साथ, जाहिर सी बात है भाई +- ही रिएक्शन करते हैं, और ये आपका आ गया जाहिर सी बात है H+। तो आपने खुद देख लिया होगा क्या बन गया है, NaOH। यस सर, NaOH बन गया है, साथ में क्या बन गया है, HNO3, साथ में क्या बना है, और ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी ये साल्ट दोनों कैसे बनेंगे, न्यूट्रल साल्ट बनेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 पे चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, K2SO4, इसको देखिएगा, K2SO4, इसको देख लेते हैं। तो K2SO4 में क्या है, K+, भाई तो K+ में ही होता है, यहाँ मैंने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया बैलेंस करने के लिए, है ना। और चार्ज अगर 2 है तो यहाँ पे सल्फेट पे हमेशा -2 चार्ज आता है। ये बातें इतनी तो आपको पता होगी। फिर से वही कहानी कि भाई साहब OH क्या होगा, माइनस के अंदर है, और यहाँ पे क्या होगा, H+। अब इसको देखिए कैसे बनेगा, खुद देखिए, ये KOH बन रहा है। अब यहाँ पे 2+ है, इसका मतलब मुझे H2 लेना पड़ेगा, तो ये H2SO4 बन रहा है, और ये आपका अगर ध्यान देंगे स्ट्रॉन्ग बेस, और साथ में ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो फिर वही बन गया, है ना, न्यूट्रल। आइए चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, NH4Cl, इसको देखिएगा, NH4Cl। हालांकि मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, बट मुझे आपको सिखाना है ना।
NH4Cl, देखो NH4 प्लस में जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये हमको नहीं पता, ठीक है भाई, तुझे ये पता है ना Cl माइनस के अंदर जाता है। अगर Cl माइनस के अंदर जाता है तो सामने वाले को प्लस होना पड़ेगा। अब बताओ, अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊँ किसके साथ, OH माइनस, इसको रिएक्ट करवाऊँ किसके अंदर, H प्लस, तो बता क्या बनेगा। तो जाहिर सी बात है सर ये बनेगा NH4OH, तो बना दिया, ये बन गया HCl। अब बता भाई, अब जैसे ही मैंने बनाया क्या बन गया, NH4OH। सर ये तो वीक बेस होता है, बिल्कुल ये वीक बेस होता है, और ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी ये साल्ट एसिडिक साल्ट होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है इसके अंदर। तो ये हमने पहले चर्चा की थी। आइए नंबर 5 पे, नंबर 5 जो सबसे फेवरेट माना जाता है बार बार, जो हम जिसका यूज़ करते हैं, CaCO3, CaCO3, ठीक है, देख लो। तो Ca कैल्शियम +2 के अंदर टूटता है, ठीक है सर, और जाहिर सी बात अगर +2 तो ये किसके अंदर हो जाएगा, -2 के अंदर हो जाएगा। अब खुद अंदाज़ा लगाओ, यहाँ पे हम क्या देंगे, OH माइनस, यहाँ पे क्या देंगे, H प्लस, ठीक, ओके सर। अब बताइए क्या बनेगा, जाहिर सी बात है कैल्शियम, अब कैल्शियम पे +2 है तो मुझे OH को भी कितना देना पड़ेगा, 2 बार देना पड़ेगा, और ये सबको पता होता है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 2 देना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा H2CO3, और ये बात सभी को पता होती है, ये एक वीक एसिड होता है। बताओ, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी ये साल्ट बेसिक साल्ट है। 6 नंबर पे आता है, ये बहुत फेमस है, Ca3, ये कई बार PYQ में आ चुका है, Ca3PO4 ट्वाइस, ठीक, ये देखने ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, कैल्शियम पे +2 चार्ज, कितना चार्ज है, कैल्शियम पे +2, तो 2 3 6 हो जाएगा, और ये टूटेगा जब ये, तो फास्फेट। अब PO4, अरे थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे, PO4 फॉस्फेट, तो यहाँ पे -3 चार्ज आता है। तो कैसे आता है ये आपने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो चार्ज का भी वीडियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला कैसे बनाए प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, मैं इसके साथ जो बनाऊँगा वो क्या हो जाएगा, CaOH ट्वाइस, पहली बात। दूसरा, ये H3PO4, ये एक आपका वीक एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देख लो, साल्ट आपको मिल जाएगा, बेसिक साल्ट। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो, इतनी सारी चीज़ें आप सीख ली हैं, हमने सीख ली हैं। चलिए अब नोट पॉइंट डालते हैं। नोट पॉइंट में क्या ऐड करना है, समझिएगा। नोट पॉइंट में ये करना है कि एसिडिक बिहेवियर एंड बेसिक नेचर, जो एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ साल्ट है, जो अभी आपने देखा है कि भाई कोई साल्ट एसिडिक है, कोई बेसिक है, तो एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, जो एसिडिक बिहेवियर है और बेसिक बिहेवियर है किसका, ऑफ सॉल्ट का, जो भी, वेट एक मिनट मैं लाइट ओपन कर लेता हूँ, ओके ठीक है। तो एसिडिक और बेसिक जो नेचर आपका है, बिहेवियर ऑफ साल्ट है, नेचर कह लो ऑफ साल्ट है, वो किसकी वजह से है, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, हाइड्रोलिसिस। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब इसका है कि भाई साहब कोई साल्ट, जाहिर सी बात जो आप चेक कर रहे हो सब देखो वाटर के रिएक्शन में कर रहे हो, वाटर की रिएक्शन के प्रेजेंस में कर रहे हो, तो यानी वाटर का प्रेजेंस होना चाहिए। तो हाइड्रोलिसिस क्या होती है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, तो भाई साहब हाइड्रोलिसिस क्या होती है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हाइड्रोलिसिस क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ कंपाउंड। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग, तो स्प्लिटिंग ऑफ कंपाउंड। तो जब कंपाउंड स्प्लिट होता है, टूटता है, कभी भी हाइड्रोलाइसिस बाय एक्शन ऑफ वाटर, बाय एक्शन ऑफ वाटर। देखो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई पूरी। अब हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 चीज़ों को, यानी अब यहाँ तक तो हमारी साल्ट की बातें ख़त्म हुई। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम कुछ कंपाउंड की बात करते हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड की बात करते हैं हम लोग, कॉमन साल्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कंपाउंड की, कॉमन साल्ट। तो ये लास्ट टॉपिक हमारा है, कॉमन साल्ट। अब बताइए कॉमन साल्ट क्या होता है, आपने कभी नाम सुना होगा, वही NaCl, जिसे हम लोग नाम क्या देते हैं, सोडियम। Na का मतलब क्या होता है, सोडियम। और क्लोरीन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, अभी हमने देखा, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लोराइड। तो ये क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड। तो कॉमन साल्ट, सबसे पहले तो आपसे नाम ही पूछ लेते हैं भाई साहब कॉमन साल्ट क्या है, ठीक। तो चलिए
वन बाय वन इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉमन साल्ट का हम लिखेंगे एक्सट्रैक्शन, कि भाई साहब ये कहाँ से मिलेंगे। कॉमन साल्ट का एक्सट्रैक्शन कहाँ से मिलेंगे, तो हमने कहा ये सी वाटर से मिलते हैं। सी वाटर, अब सभी को ये बात पता होगी सी वाटर से ही मिलते हैं। तो किससे मिलते हैं, ये प्रोसेस भी इवेपोरेशन। अब ये मत पूछ लेना कि सर इवेपोरेशन क्या होता है ना, पानी जब सूख जाता है पूरा। अच्छा, और कहाँ से मिलते हैं, रॉक साल्ट। तो ये यहाँ से दो जगह से आपको पूछ लिया जाता है। दूसरा फॉर्मेशन, कि भाई साहब फॉर्मेशन इसका कैसे होता है, तो हमने पहले ही कहा था फॉर्मेशन कैसे होगा, तो ये सभी को पता होता है। साल्ट बनता है तो NaOH, ये हो गया NaOH प्लस HCl, तो ये HCl हो गया इक्वस, है ना। अब जब इससे बनेगा क्या, NaCl इक्वस, और साथ में आपका बनेगा वाटर। तो ये तो फॉर्मेशन उसका हो गई जो हम पहले से जानते हैं। यूज़ की बात कर लेते हैं, इसके क्या क्या यूजेस हैं। यूज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस सभी के। तो पहला चीज़ कुकिंग में, जाहिर है ना, नमक का हम लोग बिना नमक का स्वाद नहीं होता है, कुकिंग में करते हैं। दूसरा करते हैं मेल्ट आइस ऑन रोड, यूज्ड टू मेल्ट आइस, आइस को मेल्ट करवाने के लिए, मेल्ट आइस ऑन रोड। अच्छा, कहाँ पे, हमारे यहाँ तो बाहर होती नहीं है रोड पे, है ना, जहाँ पे रोड पे होती है। और उसके बाद आपने देखा होगा प्रिजर्वेशन, ये लाइन ये इम्पोर्टेंट है। कैसे, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा प्रिजर्वेटिव, इन पिकल, इन मीट है ना, फिश है, अचार है, इन सब के अंदर। अच्छा, क्या होता है, देखिए साल्ट की वजह से, जैसे मान लीजिए साल्ट होता है, तो साल्ट जब रखते हैं तो जो मान लो ये बैक्टीरिया है, मैंने लिख दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, इनका जो पानी होता है वो पूरा पानी निकल जाता है, और पानी निकल जाता है तो ये मर जाते हैं, है ना, डेड हो जाएंगे ये रॉ मटेरियल। अच्छा, अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये लाइन अभी आपको बाद में मिलेगी। ये है रॉ मटेरियल, यानी इसी से बनाया जाएगा। अभी आप देखिएगा रॉ मटेरियल फॉर किसके किसके लिए, कास्टिक सोडा, धीरे धीरे आपको पता चलेगा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा हो गया, दूसरा बेकिंग सोडा हो गया, इनके लिए धीरे धीरे वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये इनमें यूज़ किया जाता है, इनके बनाने के लिए। ये इम्पॉर्टेंट, ये आपका 2022 में आया हुआ है। प्रॉपर्टी क्या है, आइए लास्ट पॉइंट कर बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ पे बात कर लेते हैं। पहला सॉल्यूबल इन वाटर, ये तो आप सबको पता है कि वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्यूबल। तो सॉल्यूबल इन वाटर, तो वाटर के अंदर सॉल्यूबल होता है। स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक, यानी इसके अंदर नमी होती है, तो स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक। तो ये वर्ड कई बार पूछ सकता है, हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको होना चाहिए ना, नम इसके अंदर नमी होती है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। चलिए, पहली बार तो एक पार्ट तो हमारा ख़त्म होगा, पहला। सेकंड हमारा आता है, सेकंड हमारा आता है कास्टिक सोडा, अभी बताया था ना। तो एक तो ख़त्म हो गया, दूसरा आता है कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, NaOH को। अभी देखा था NaOH, जिसे हम बोलते हैं सोडियम, Na का मतलब सोडियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो इसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले तो कॉमन नेम सभी के याद होना चाहिए, है ना, पूरी बातें पहले करेंगे। प्रिपेयर्ड बाई, अब इसमें लिखते हैं ये इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, तो लिखते हैं प्रिपेयर्ड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस, पूरी बात लिखते हैं, है ना। इसका NCERT में फिगर बना हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन इक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन। ब्राइन को क्या बोला जाता है, वही जो NaCl। सोडियम क्लोराइड को ही क्या बोलते हैं, ब्राइन। तो एक बात ये भी आपको दिमाग में होनी चाहिए, ब्राइन, ठीक, ब्राइन। दिस मेथड इज
इज कॉल्ड क्लोर एल्कलाई। क्या बोलते हैं इस मेथड को? बोलते हैं अच्छे से क्लोर एल्कलाई। क्यों बोलते हैं उसके पीछे का रीज़न देखो, है ना। चलिए तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे पहली चीज़ तो भाई साहब ये ब्राइन क्या है, ये ब्राइन है क्या? तो हमने कहा ब्राइन कुछ और नहीं है, सॉल्यूशन ऑफ NaCl यानी वही साल्ट इन वाटर, ये है। अब फॉर्मेशन कैसे हुई, ये क्लोर अल्कलाई क्यों बोला गया है उसके पीछे की कहानी देखिए। फॉर्मेशन है ना, फॉर्मेशन देखिए मैंने लिया NaCl, ओके सर, NaCl हमने ले लिया और ये इक्वस लिया है, ठीक, और साथ में हमने लिया है पानी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस, जाहिर सी बात है आपको पानी देना पड़ेगा, पानी के अंदर रिएक्शन आपने देखा होगा। यहाँ पे हम पास करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और याद रखिए, फिर बता रहा हूँ, जब भी कभी भी पूरी रिएक्शन में, कभी भी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, एनोड और कैथोड की बात करते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे एक बन जाएगा NaOH, साथ में आपसे ये भी इक्वस, साथ में बनेगा Cl2 जो कि गैस होगी, साथ में बनेगी H2 जो कि क्या होगी, ये भी गैस होगी। अब एनोड कैथोड है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये Cl2 बनती है एनोड पर, एनोड जो कि होता है पॉजिटिव, है ना, और ये बनता है कैथोड जो कि होता है निगेटिव, है ना। चलिए तो ये ध्यान से देखने वाली बातें। अब कैसे रिएक्शन होती है क्या है मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि हल्का फुल्का बता देते। देखो यहाँ से आपको मिलेगा, देखो ध्यान से, Na+, यहाँ से मिलेगा आपको Cl-, यहाँ से आप पहले ही पढ़ चुके हैं H+, यहाँ से मिलेगा OH-। अब खुद सोचो, Na+OH- कंबाइन होकर NaOH बना लिया है, Cl- बचा है और H+ बचा है। Cl- का होगा ऑक्सीडेशन एनोड पे, क्योंकि देखो Cl- है, माइनस हमेशा प्लस की तरफ जाता है, और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। Cl- से Cl2 बन गया है, H+ से H2 बन गया है, जो कि रिडक्शन हुआ होगा, है ना। तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं जानने की। अगर आप कमेंट करेंगे कि हाँ आपको पूरा है तो हम इसको बता सकते हैं, चलिए, वरना ज़रूरत तो मुझे नहीं लगता है कि है। चलिए यूज़ की बात करते हैं सबसे पहला। अच्छा, क्लोर एल्कलाई क्यों बोला गया है? देखिए क्लोर का मतलब क्या है कि यहाँ क्लोरीन है, एल्कलाई का मतलब क्या है, ये एल्कलाई, तो ये प्रोसेस को बोला गया है क्लोर एल्कलाई, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए यूज़ देख लेते हैं। पहला भाई साहब Cl2 का क्या यूज़ है, दूसरा H2 का क्या यूज़ है, तीसरा NaOH का क्या यूज़ है, 1 बाय 1 देखते हैं। आप हालांकि यूज़ NCERT से ही बता देता हूँ। वाटर ट्रीटमेंट, तो पहला तो ये क्या है, क्लोरीन का, एक तो वाटर ट्रीटमेंट के काम आता है, वाटर ट्रीटमेंट, ठीक। दूसरा यूज़ पूछ ले, डिसइंफेक्टेंट, वही है ना, बाई ट्रीट, कीटाणुओं को मारेगा तो डिसइंफेक्टेंट ये हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, स्विमिंग पूल में, यानी एक तो पहला पेस्टिसाइड में भी यूज़ किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में यूज़ किया जाता है, बहुत सारी जगहों पर स्विमिंग पूल में यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्टेंट वगैरह। अच्छा, H2 क्या है, पहली चीज़ तो ये फ्यूल होता है, हाइड्रोजन फ्यूल नाम सुना होगा आपने, और अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र, है ना। तो ये तो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया, ओके, पहला लिख देता, फार्मूला नहीं लिखूँगा, अमोनिया फॉर्मेशन। तो अमोनिया के फॉर्मेशन, और अमोनिया क्या होता है, जाहिर सी बात है फर्टिलाइज़र होता है, ये आपने नाम सुना होगा, फर्टिलाइज़र। फार्मूला क्या होता है, NH3, है ना। चलो अच्छा, ये अगला क्या है, NaOH मेकिंग सोप। NaOH सोप बनाने में काम होता है, डिटर्जेंट बनाने में काम आता है, डिटर्जेंट बनाने में है, पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में काम आता है। तो यूज़ एक आध आपसे पूछ लेता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में काम आता है, ठीक। फाइबर बनाने में, डी ग्रीसिंग, मेटल में जो डी ग्रीसिंग होती है, डी ग्रीसिंग मतलब ग्रीस हटाना, डी ग्रीसिंग, ये भी आपने क्लास हालांकि हटा दिया गया है अब। डी ग्रीसिंग का मतलब क्या है, जब आप मेटल में ग्रीस लग जाता है, एसिड लग जाता है, तो बेस से हम लोग ट्रीट करते हैं। चलिए बात नंबर आते हैं अगला हमें क्या पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर।
तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ना है। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2, जिसे बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, देखो Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी, जब यहाँ जुड़ता है बीच में होता था ना ऐसा, और ये हो जाता है Cl माइनस मतलब क्लोराइड, तो ये पूरा नाम इसका हो गया। ठीक है ना। चलिए फॉर्मेशन देख लीजिए, इजी है फॉर्मेशन। तो इसका पहला फॉर्मेशन आप सभी का याद, बाद में एक साथ फॉर्मेशन बता दूंगा। तो यहाँ पे अच्छे से पूरा लिखता हूँ नोट्स के अंदर। एक्शन ऑफ क्लोरीन, एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। अब जाहिर सी बात है, कैसे देखो, स्लैग्ड लाइम क्या होता है सभी को पता है, CaOH ट्वाइस, ये होता है ड्राई है, साथ में क्लोरीन गैस को उस पर पास करवाया गया है। अब क्लोरीन गैस को जैसे ही पास करवाया गया तो क्या बनेगा देख लो, CaOCl2, साथ में पानी निकाल दो, पानी निकाल दो। जैसे ही पानी निकलेगा ये पूरी कंडीशन बन जाएगी। अब देख लो Cl2, अब जो Cl2 है यूज्ड इन रिएक्शन, देख लेना, Cl2 यूज्ड इन रिएक्शन, जो भी Cl2 का यूज़ है कहाँ से आई होगी, रिएक्शन इज़ बाई प्रोडक्ट, इज़ बाई प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। तो यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, देखो यहाँ पे ये जो Cl2 है, ये आपने जो देखा था Cl2, ये क्या थी, बाई प्रोडक्ट थी ना भाई। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या था, हमारा मेन प्रोडक्ट तो NaOH था, तो ये बाई प्रोडक्ट था। तो यहाँ पे हो सकता है ये पूछ ले भाई आपसे बाई प्रोडक्ट क्या होता है, तो बाई प्रोडक्ट मिल गया। यूज़ देख लेते हैं, यूज़, इसका यूज़ इम्पॉर्टेंट है। और यूज़ क्या है, पहला ब्लीचिंग, पहला है ना ब्लीचिंग, देखो इसका क्या ब्लीचिंग नाम है, तो ब्लीचिंग, एक्ट एज अ ब्लीचिंग कॉटन एंड जो आपने नाम सुना होगा लिनेन, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, पेपर इंडस्ट्री में। ये कहाँ पे है, जाहिर सी बात है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूज़ आपको पता चल गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और दूसरा क्या है, ब्लीचिंग, इसको ब्लीच करते हैं वुड पल्प, जिससे क्या बनता है, पेपर इंडस्ट्री पल्प। तो ये कैसा है, पेपर इंडस्ट्री, तो ये पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। वाश्ड क्लॉथ, ब्लीचिंग वाश्ड क्लॉथ, जो कपड़े हम धुल लेते हैं उनको भी ब्लीच कर देता है वाश्ड क्लॉथ। ठीक, यह कहाँ पे, लॉन्ड्री, लॉन्ड्री के अंदर। और सबसे मेन काम तो हम शायद भूल रहे हैं, और वो क्या है, डिसइंफेक्टेंट, यानी ये कीटाणुओं को भी मानता है। ब्लीच है ना, दिखाएं, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ये सबसे बढ़िया वाला यूज़ इसका है, ड्रिंकिंग वाटर। तो मुझे लगता है ये पूरी बातें समझ में आ गई है आपको। चलिए अब आते हैं हम बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के ऊपर। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, चौथा पॉइंट है, और इसको मैं कंबाइन करके लिखता हूँ अच्छे तरीके से। बेकिंग सोडा, एक बेकिंग सोडा है जिसे हम नाम देते हैं NaHCO3। दूसरी तरफ हम लिखते हैं वॉशिंग सोडा, ताकि दोनों एक तरफ हमारा कंबाइन हो, वॉशिंग सोडा, जिसे हम बोलते हैं Na2CO3, पहली बार। ठीक, अब क्या क्या नाम देते हैं देखिएगा उसको ध्यान से। बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम के साथ क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, कार्बोनेट, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। कई बार इसे बोल देते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, और इसे बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा आपको पता होना चाहिए। कैसे क्या बनता है उस पर देखिएगा, फॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट रट लीजिए, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, इतने लोग भाई साहब यूज़ होते हैं इसमें। और यहाँ से क्या मिलता है हमको, पहले NH4Cl, साथ में हमको मिलता है NaHCO3,
देख लो इतने सारे लोग। इसे बोला जाता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो मैं कह रहा हूँ दिमाग मत लगाइएगा, सीधा रटिएगा इस चीज़ को, है ना, रट लेना इस चीज़ को पहला। अब होता क्या है समझिएगा, इसी से, है ना, इसी भाई साहब से, यानी NaHCO3, जब इसको आप ले लेते हो 2, ठीक, और इसको कर देते हो आप हीट कर देते हो, यहाँ से मिलता है आपको Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये पहली बात आपको ध्यान रखना है कि हाँ, इस बड़े वाले से बेकिंग सोडा यानी बड़ा, अभी बताऊंगा, इसी से बनता है क्या आपका ये। दूसरा, अगली चीज़ क्या है, इनकी जो प्रोसेस होती है, बेकिंग सोडा को जो बनाने वाली प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोला जाता है सॉल्वे प्रोसेस। प्रोसेस कौन सी है? सॉल्वे प्रोसेस, पहली चीज़ तो है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यूज़ देख लीजिएगा इसका। चलिए, यूज़ क्या है समझिएगा पूरी पॉइंट। मेकिंग बेकिंग पाउडर, है ना, देखिएगा, मेकिंग बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग पाउडर होता है उसके बनाने में इसका यूज़ होता है। अब बेकिंग पाउडर क्या होता है, ये भी एक बार पूछा गया था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई साहब बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस इसके अंदर टार्टेरिक एसिड ऐड है, प्लस टार्टेरिक एसिड। ये भी क्वेश्चन आपसे PYQ में पूछा हुआ है। अगला क्या है, पहला तो हो गया। दूसरा एज एन, अब बताओ ये बेसिक है ना, बेसिक है, जाहिर सी बात है। एज एन एंटासिड, ये एंटा एसिड में भी यूज़ किया जाता है, ये भी आप लोगों ने पहले से पढ़ लिया है, तो ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। थर्ड पॉइंट, फायर एक्सटिंग्विशर, कहाँ पे और यूज़ होता है? फायर एक्सटिंग्विशर। अच्छा क्यों? अभी आपने देखा, जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे CO2 निकल रही है, CO2 आग को बुझाती है, तो ये भी आप देख सकते हैं। दूसरा एडिटिव, आपने बेकिंग सोडा है ना, तो एडिटिव इन फूड, कितने सारे आपने प्रोसेस, यहाँ कितनी सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया, ठीक है ना, पूरी बातें समझ में आ गई। ओके, चलिए दीवार खींच देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा क्या आएगा देखिएगा। ये तो मिल गया आपको, जब आपने इसको हीट किया तो Na2CO3 जब इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, जब इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, तो अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये बन जाता है इस तरीके से, अभी इसके बारे में बताएंगे ऐसा क्यों होता है। तो आपको याद पहली चीज़ क्या रखना है, पहले तो ये रिएक्शन आपको भाई साहब ये रट लो, और फिर इसी से देखो, इसके जब 2 मोल ले लोगे तो इसके हीट करने से ये आपको पूरी कहानी मिल जाएगी, ठीक। चलिए यूज़ पे देख लेते हैं, इसके क्या क्या यूज़ हैं उसको देख लेते हैं। पहला, ये सबसे पहला क्या है, रिमूव परमानेंट हार्डनेस, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस, रिमूव परमानेंट हार्डनेस किसकी? ऑफ वाटर, या कह सकते हैं आप सॉफ्टनिंग। जब हार्डनेस ख़त्म हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। अब ये कुछ लोग कहेंगे सर ये हार्ड वाटर क्या होता है, ये आपको आगे बात धीरे धीरे आपको पता चलेगा। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर का मतलब क्या होता है। अगला मैन्युफैक्चरिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग अलग ये सिलेबस, ये आपके आगे क्लासेस के अंदर है, बट आपको बोराक्स है, ग्लास है, इनके मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। और क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। टेक्सटाइल है ना, वाशिंग नाम ही क्या, वाशिंग सोडा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। और कहाँ पे हो जाएगा आपका? पेट्रोलियम रिफाइनिंग, तो यहाँ पर आपका यूज़ किया जाएगा, ठीक। इतनी बातें मुझे लगता है आपके लिए इनफ है। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट में डालता हूँ, नोट 100 का नोट, 1000 का नोट। नोट पॉइंट 1 क्या कह रहा है? पहली चीज़ आपसे कि भाई साहब ये जो आपने लिखा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपने लिखा है Na2CO3.10H2, और एक तरफ मैं लिखता हूँ Na2CO3, क्या मतलब इसका है समझिएगा। तो
तो ये जो आपका ये जो पानी ये लिखा हुआ है इसे बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी एक जगह और आएगा, फिर एक साथ बात करेंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो पहली चीज़ तो ये आपसे बोलेगा। तो इसे कैसे बोलेंगे, लिखने का तरीका देखिए, सोडियम कार्बोनेट, तो ये तो नाम उसका हो गया सोडियम कार्बोनेट। साथ में 10 को क्या बोलते हैं इस लैंग्वेज में, डेका, और वाटर को बोलते हैं हाइड्रेट। तो एक तो ये आपका नाम हो गया। अब यहाँ पे क्या है, वाटर तो है नहीं, नो वाटर, कोई वाटर नहीं है। अब कैसे नहीं है, आपने हीट कर दिया होगा, तो इसे बोला जाता है वाटर जब कहीं भी ना हो, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब पानी नहीं है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ये लैंग्वेज आपको ध्यान देना है, ये सारी बातें। चलिए, अच्छा एक और चीज़ है, इसे ही बोला जाता है सोडा ऐश, यानी सब आपने सुना होगा ना ऐश वगैरह, तो यानी ये भाई हीट कर दिया होगा तो निकल गया है। पॉइंट नंबर 2, नोट का पॉइंट नंबर 2 कि भाई साहब ये 2 वर्ड आपको याद रखना है। एक तो वर्ड होता है ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, ये दूसरा वर्ड होता है डिसइंफेक्टेंट, है ना। कभी आपसे ये पूछ ले भाई साहब ये क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट, तो क्या बताइएगा कि भाई साहब ये जो ब्लीचिंग एजेंट होता है ये क्या होता है कि जो भी कलर्ड सब्सटेंस हैं, जो भी सब्सटेंस कलर्ड सब्सटेंस हैं उनको कलरलेस बना देता है, उनको कलरलेस बना देता है। ये क्या करता है, यूज टू किल जर्म्स, जो भी जर्म्स हैं, जो भी बैक्टीरिया हैं, इनको काम करता है किसको, मारने का। चलिए लास्ट पार्ट पे चलते हैं, और ये हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और वो है आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में POP से बोलते हैं, इसका फार्मूला आपको हर हाल में याद रखना है, CaSO4.12H2O। अब इसमें मज़ेदार बातें आने वाली हैं, देखिएगा। सबसे पहले हम लोग हमेशा फॉर्मेशन पढ़ते हैं, कैसे फॉर्मेशन इसका हुआ है देखिएगा। मैंने लिया CaSO4.2H2O, 2H2O। अब क्या सर ये तो कहानी बदल गई, यानी ये कोई और है। इसको हमने हीट किया, और हीट किस पे किया है देखिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। इसी कई बार भाई केल्विन में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। जब इसको लिखा तो ये क्या होगा देखिए, CaSO4.12H2O बन गया ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस 1.5 पानी निकल गया, और ये इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये हमने पहले ही बात किया था। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना, अभी देखिएगा, देखिए अब कैसे याद रखना बता रहा हूँ। इसे बोला जाता है जिप्सम, जिप्सम। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर कैसे याद रखें, तो मैंने एक जुगाड़ बताया था, देखो G ने 2, यानी जो जिप्सम है उसके अंदर 2 पानी है, तो जब आप हीट करते हैं तो आपका 1.5 पानी निकल जाता है। तो यहाँ देख लो, यही बन गया ना प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला, इसमें नोट पॉइंट क्या है, इसमें जो नोट पॉइंट है वो देखिएगा। पहला नोट पॉइंट ये है कि देखिए भाई साहब, अगर आपने कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम को 2 पानी था, अगर आपने 100 पे गर्म किया तो 1.5 पानी निकलता है। अगर आपने ग्रेटर दैन 100 डिग्री, अगर आपने 100 से ज़्यादा पे गर्म कर दिया तो भाई साहब जो आधा पानी बचा है ना, वो आधा पानी भी निकल लेगा, नो पानी। अब पानी है नहीं तो क्या बोलेंगे इसे, एनहाइड्रस। अभी बताया था ना, जिसमें पानी अगर निकल जाए उसे बोलते हैं एनहाइड्रस। कैल्शियम, जाहिर सी बात है ना, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट। और इसे क्या बोलेंगे, इसे एक्चुअल में डेड बर्न प्लास्टर। पहली बात तो ये आपको दिमाग में रखना है अगर ऐसा कुछ हो जाए। सेकंड नोट पॉइंट क्या है, ये मज़ेदार है। सेकंड नोट पॉइंट, अच्छा ये तो मज़ेदार है ही, इंपॉर्टेंट तो है ही भाई, इसमें सारा इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा ध्यान से। ये क्या है, जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा CaSO4.12H2,
ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ 2 से मल्टीप्लाई, आगे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा, ठीक, ये तो कई बार हो सकता है ये, तो आपको इसका ध्यान देना है, आपको इसका ध्यान देना है, ठीक, अगर कभी ऐसा हो जाए, ठीक। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे, ताकि ये पार्ट पूरा ख़त्म हो जाए। अच्छा उससे नहीं, तो उससे पहले हाँ एक क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, शुड बी, क्वेश्चन क्या बल्कि कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, ये है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, कि भाई साहब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको ऐसा क्यों है कि मॉइस्चर फ्री कंटेनर में यूज़ करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, देखिएगा आंसर ये है कि भाई साहब देखिए, अगर आपने CaSO4 जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसमें हाफ पानी है, ठीक, अगर इसको कहीं से भी पानी मिल गया, अब मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, अगर कहीं से भी पानी इसको मिल गया तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CaSO4.2H2O, तो ये जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज लिख दी, बिकॉज शॉर्ट फॉर्म में, बिकॉज इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, तो अगर ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या हो जाएगा, टू फॉर्म हार्ड सॉलिड, और ये हार्ड सॉलिड क्या है, यही जिप्सम। बात समझ में आ गई। तो ऐसा आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला, अब हेडिंग हमारी क्या है जो अभी तक आपके दिमाग में थी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये हमारी हेडिंग। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे है नहीं इसके बारे में, जितनी बातें पहला पॉइंट इसके बारे में क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक, वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, ये है इसका जो साल्ट का है उसका। दूसरा, अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर कहीं पे भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो इसका मतलब वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है, पानी है ना उसके अंदर, हाइड्रेटेड सॉल्ट, तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। दूसरा, इट इज़ नॉट, है ना, ये देखो, इट इज़ नॉट फ्री वाटर, तो ये फ्री वाटर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि भाई साहब ये अलग से पानी लेकर घूम रहा है, फ्री वाटर नहीं है। तो अगर फ्री वाटर नहीं है इसका मतलब ये है कि डज नॉट वेट साल्ट, है ना, तो ये है। अच्छा, कहाँ कहाँ पाया जाएगा वो देखिएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे अभी आपने देखा जिप्सम, देखो ध्यान से, आपने देखा जिप्सम के अंदर क्या था, CaSO4.2H2O। दूसरा क्या आप पढ़ोगे, अभी आपने पढ़ा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसके अंदर आपको मिला CaSO4.2H2O। दूसरा आपने पढ़ा सोडियम, इसके अंदर देखिएगा, हाँ, सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम लोगों ने वॉशिंग सोडा के नाम से जाना, वॉशिंग सोडा इसके नाम से हम लोगों ने जाना। इसके अंदर क्या था, Na2CO3.10H2O। इनके अंदर ये सारी चीज़ें इनके अंदर हैं, है ना। अच्छा, कई बार एक नाम और दे दिया जाता है, ब्लू विट्रियोल, है ना, कई बार ये नाम दिया था, तो मैं एक बता देता हूँ, ब्लू विट्रियोल, है ना। जैसे
इसके अंदर क्या होता है, CuSO4, ये याद रख लीजिएगा अलग से है, .5H2O, ठीक। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, अगर मान लीजिए इसको हीट करते हैं, ये ब्लू है ना, कलर देखो कैसा है, इसका ब्लू कलर है, तो अगर इसको हीट कर देते हैं तो हीट करने से क्या है, पानी निकल जाएगा, CuSO4 निकल जाएगा, तो यानी ये कलर हट जाएगा इसका, तो ये कलरलेस हो जाएगा, यानी ये वाइट हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चंस पानी किसके किसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है। बाकी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बाद में आपसे करवाऊँगा।